आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या इस देश में औकात सिर्फ उन लोगों की है जिनके पास बेहिसाब पैसा है, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, या जो लोग पढ़ लिख कर बड़े बड़े सरकारी पदों पर आज नौकरी कर रहे हैं। और इस देश में उन कम से कम 80 करोड़ लोगों का कोई स्वाभिमान नहीं है जो गरीब और कमजोर होते हुए भी ईमानदारी से, पूरी खुददारी से अपना जीवन जीते हैं, परिश्रम करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। आज मध्य प्रदेश के शाजापुर में जब हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों के साथ प्रशासन की एक बैठक चल रही थी, तो इस बैठक में शाजापुर के जिला अधिकारी किशोर कान्याल ने एक ट्रक ड्राइवर से गुस्से में यह कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। इस गरीब ट्रक ड्राइवर की गलती सिर्फ इतनी थी कि यह अपनी मांगों के बारे में जिला अधिकारी को बता रहा था, लेकिन जब जिला अधिकारी को यह लगा कि इस ट्रक ड्राइवर की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई है, तो वो सीधे उसकी औकात पर आ गए। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि यह गरीब ट्रक ड्राइवर भी इस दौरान सिर्फ इतना कह पाया कि वो मानता है कि उसकी कोई औकात नहीं है, और इसीलिए तो आज वो उस अफसर के सामने खड़े होकर अपनी मांगों के लिए भीख मांग रहा है। तो इस गरीब ट्रक ड्राइवर ने इस डीएम से जो कहा, उसमें इस देश के 80 करोड़ गरीबों की व्यथा दिखती है, उनका दुख दिखता है, जिनके लिए यह समझा जाता है कि उनका कोई स्वाभिमान नहीं, क्योंकि वो गरीब हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है और उनके पास पावर नहीं है। सिर्फ इसलिए उनकी कोई इज्जत नहीं और उनका कोई स्वाभिमान नहीं। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह कहते हुए इस जिला अधिकारी को उनके पद से हटा दिया कि किसी को भी गरीब के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने और उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है, फिर चाहे वो किसी जिले का डीएम ही क्यों ना हो। हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा, और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां बात बात पर लोगों की जात पूछी जाती है और फिर उनकी औकात पूछी जाती है। और जो प्रभावशाली बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए या अमीर लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि स्वाभिमान सिर्फ उनका होता है और गरीबों के पास ये हक है ही नहीं कि वो अपने स्वाभिमान की बात कर सके। आज हमारे देश में दो वर्ग बन गए हैं, जिनमें एक वर्ग है अमीर और पैसे वाले लोगों का, शक्तिशाली लोगों का, और दूसरा वर्ग है गरीब लोगों का। और इनमें जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उनके एक बड़े तबके को ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पैसे से घर, गाड़ी और बंगला खरीद लिया, वैसे ही वो उसी पैसे से गरीबों के स्वाभिमान को भी बहुत आसानी से खरीद सकते हैं या फिर उसे कुचल सकते हैं। भारत मुख्य रूप से निम्न आय वाले और गरीब परिवारों का देश है, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2018 में हुए एक सर्वे में यह पता चला कि इस देश के गरीबों का मनोबल इतना कमजोर हो चुका है कि उन्हें अब यही लगता है, वो मान चुके हैं कि स्वाभिमान सिर्फ अमीरों का होता है और गरीबों की कोई औकात नहीं होती, और किसी गरीब को अमीर के सामने अपने स्वाभिमान की बात करनी भी नहीं चाहिए। और यह बात इस देश के 80 करोड़ गरीब और आम लोग शायद महसूस करते होंगे जब वो बाहर निकलते होंगे। जब पैसे वाले लोगों से बात करते होंगे तो पैसे वाले जो लोग हैं, जब वो गरीब लोगों से बात करते हैं, जब गरीब सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं, किसी और गरीब मजदूर से बात करते हैं, तो आपने देखा होगा उनका लहजा ही बदल जाता है। जब वो अपने से अमीर लोगों से बात करते हैं तो उनके लहजे में विनम्रता आ जाती है, लेकिन जब किसी गरीब से बात करते हैं तो सीधा गिरेबान पकड़ लेते हैं और उनका पूरा लहजा बदल जाता है।
आप देखिए, जब कोई डिलीवरी बॉय किसी के घर आता है, ज्यादातर लोग उससे किस लहजे में बात करते हैं। बड़ी बात यह है कि औकात पूछने वाले लोग या तो पैसे वाले होते हैं या पावरफुल लोग होते हैं। उनके पास कोई बड़ा पद होता है, बड़ी कुर्सी होती है, और इस पावर और पैसे के नशे की वजह से ही कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि उनके सामने किसी का कोई स्वाभिमान है ही नहीं। और इस अहंकार और अभिमान का सबसे बड़ा कारण है पैसा, जिसे लोग अब जेब में नहीं बल्कि अपने दिमाग में रखते हैं। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि पैसे को जेब में रखना चाहिए, दिमाग में नहीं। और जब पैसा दिमाग में अपना स्थान बना लेता है तो फिर व्यक्ति को गरीबों का कोई स्वाभिमान नजर नहीं आता। और ये पैसे वाले जो लोग हैं, ये हर किसी को सिर्फ उसकी जेब में पड़े पैसों के लिहाज से आंकते हैं। आपकी जेब में कितना पैसा है, उस हिसाब से आपको सम्मान मिलेगा। आपकी खुददारी कितनी है, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपका परिश्रम कितना है, आपका पुरुषार्थ कितना है, इसका 0 नंबर है। इसे लेकर आपको कोई इज्जत, कोई स्वाभिमान नहीं मिलेगा। आपकी जेब में पैसा कितना है, इसे देखकर आपका स्वाभिमान तय किया जाएगा कि आपको कितने मीटर, कितने ग्राम स्वाभिमान मिलेगा। और आप तो जानते हैं, बेईमानी से कमाए हुए पैसे को भी हमारे समाज ने अब बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया है। आज हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग। सारा समाज जानता है, देश जानता है कि उनका पैसा बेईमानी का पैसा है। उन्होंने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया है, लेकिन हमारे देश ने अब उन्हें ही बड़ा आदमी मान लिया है। हमारे देश में गरीबों को अक्सर हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति ईमानदारी से और पूरे सम्मान के साथ अपने परिवार का पेट पाल रहा है, जो दिन भर घंटों काम करता है, जो धूप में गाड़ी चलाता है, खेतों में मजदूरी करता है, शहरों में बिल्डिंग बनाता है, रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर अपने सिर पर सामान ढोता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ड्यूटी के बाद एक्स्ट्रा आवर्स में भी मेहनत करता है, क्या उन गरीबों और आम लोगों से बड़ा इस देश में किसी और का स्वाभिमान हो सकता है? आपने देखा होगा, ट्रक वालों ने अभी कल एक हड़ताल कर दी थी, तो आपने देखा होगा पूरे देश पर उस हड़ताल का कितना असर पड़ा, और अगर वो हड़ताल रह जाती तो और कितना असर पड़ सकता था। बड़ी बात यह है कि भारत में जो 81 करोड़ लोग कामकाजी हैं, उनमें से 72 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और ये वही गरीब लोग हैं जिनसे उनकी औकात अक्सर पूछी जाती है, बात बात पर। रोज कोई ना कोई उनकी औकात पूछ लेता है, जबकि इनकी औकात इतनी है कि अगर इन लोगों ने एक दिन के लिए भी काम करना बंद कर दिया तो इस देश में 90% कामकाज ठप हो जाएंगे और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका इंजन रुक जाएगा। और जो धन्ना सेठ अपनी औकात पर इतराते हैं, उनकी फैक्ट्रियों पर ताले लग जाएंगे। हम उन गुमनाम नायकों के सम्मान की बात करेंगे जिन्हें इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से भुला दिया गया। क्या आप जानते हैं, 30 अक्टूबर 1990 को जब अयोध्या में कार सेवा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, तब उस दिन पहली गोली किस कार सेवक को लगी थी? क्या आप उसका नाम जानते हैं? नहीं जानते होंगे। इस सवाल का जवाब शायद आपके पास होगा नहीं, क्योंकि असल में आपको कभी यह बताया ही नहीं गया कि राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वो लोग कौन थे। हमारे देश में 3 दशकों तक ऐसे लोगों को कट्टर हिंदू बताकर, सांप्रदायिक बताकर हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चमकाई गई। और इस दौरान यह समझा गया कि अगर किसी नेता ने राम मंदिर के लिए अपनी जान देने वाले इन कार सेवकों की बात की तो उनसे एक विशेष धर्म के वोटर्स नाराज हो जाएंगे। और इसीलिए भगवान राम के इस देश में, भगवान राम के मंदिर के लिए अपनी जान देने वाले लोगों को भुला दिया गया। आपको याद होगा, हमने आपको कोलकाता के कोठारी बंधुओं की कहानी दिखाई थी, जिन्होंने 1990 में अयोध्या में कार सेवा करते हुए पुलिस की गोलीबारी में अपनी जान दे दी थी। ये दोनों भाई भी राम लक्ष्मण की तरह ही थे और दोनों ने अपनी जान दे दी राम मंदिर के लिए। तो आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हम आपको इनके घर लेकर गए थे। लेकिन इन कोठारी बंधुओं के साथ अयोध्या के वासुदेव गुप्ता भी राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों में से एक थे। और उस दिन पुलिस की सबसे पहली गोली उन्हीं को लगी थी। 45 वर्ष के वासुदेव गुप्ता की अयोध्या में एक मिठाई और चाय की छोटी सी दुकान थी। लेकिन वर्ष 1990 में जब राम मंदिर के लिए कार सेवा शुरू हुई, तब वासुदेव गुप्ता ने भी यह तय किया कि वो भगवान राम के मंदिर के लिए उस मुहिम में शामिल होंगे और अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, जो उन्होंने दी।
30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने स्थानीय कार सेवकों के साथ अयोध्या में होने वाली वार्षिक परिक्रमा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार सेवा करने के लिए वो भगवान राम की जन्मभूमि की तरफ पैदल निकल पड़े। उस दिन अयोध्या एक छावनी में बदली हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन जब कार सेवकों ने राम जन्मभूमि की ओर बढ़ना शुरू किया तो मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को इन कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए और इस कार्रवाई में सबसे पहली गोली अयोध्या के वासुदेव गुप्ता को लगी और कुल 3 गोलियां लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब वासुदेव गुप्ता का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को सौंपा गया था और उनके शव को आखिरी बार नमन करने के लिए वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उनके शव को लोगों ने फूलों से लाद दिया था। लेकिन इसके बाद हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने वासुदेव गुप्ता को कट्टर हिंदू बताकर, सांप्रदायिक बताकर उनके बलिदान का हर रोज अपमान किया और उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया गया। आज जब हमारी टीम अयोध्या में वासुदेव गुप्ता के घर पहुंची तो हमें पता चला कि उनका परिवार सिर्फ एक छोटे से कमरे के मकान में रहता है और यह मकान भी अब जर्जर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब भी उनकी बेटी यही कहती है कि राम मंदिर के बनने से उनके पिता का बलिदान सार्थक हो गया और इसके बाद ये गरीबी और संघर्ष उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन उनका स्वाभिमान देखिए और वो अपने पिता को किस गर्व से याद करती हैं वो देखिए। और जो गरीब का स्वाभिमान होता है वो बड़ा ऊंचा होता है। गरीब अपने स्वाभिमान के सामने किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाता अपने स्वाभिमान के लिए। और देखिए आज उनकी बेटी किसी से कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ राम मंदिर को याद कर रही हैं और अपने पिता को याद कर रही हैं। और वो जो समय था वो बड़ा अजीब सा समय था 1990 का। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इन गुमनाम नायकों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई और इसीलिए हमने ये तय किया कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में आपको इनके बारे में और इनके परिवारों के बारे में बताएंगे, इनके परिवारों से आपका परिचय करवाएंगे और आप भी हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करके उन्हें भी जागरूक कर सकते हैं और उन्हें राम मंदिर के इन गुमनाम नायकों की कहानी आप भी सुना सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो इस रिपोर्ट को आगे भी अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। और देखिए 1990 का जो समय था वो मुस्लिम तुष्टीकरण का समय था। राज्य में भी वैसी ही सरकार थी और केंद्र में भी वैसी ही सरकार थी और इसलिए जो कार सेवक थे इनकी कहीं भी सुनी नहीं गई। और उस समय की जो सरकारें थीं, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार हो, वो ये देखते थे कि वोटों पर और चुनावों पर किसका असर पड़ेगा। और उस समय कार सेवकों की तरफदारी करने का मतलब था चुनाव में हार जाना और वोटों का नुकसान करना। और इसलिए जो आगे जो लंबा जो कई जो दशक बीत गए, कम से कम 2 दशक तक, ये जो कार सेवक थे जिन्होंने इतना संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, उनके लिए एक एक दिन बड़ा भारी था। हमारे देश के लोगों ने राम मंदिर को लेकर जो कानूनी लड़ाई चली अदालतों में उसे तो देखा है, लेकिन सैकड़ों हजारों परिवारों ने जो एक एक दिन संघर्ष किया है, जो एक एक दिन हर पल लड़ाई लड़ी है और वो लगातार बिना हारे जमे रहे राम मंदिर के लिए, उस उम्मीद में कि एक ना एक दिन राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा, आपको उन्हें भी आज नमन करना पड़ेगा क्योंकि यह बड़ा मुश्किल समय था। और सरकार कोई भी फैसला ले, विपक्षी दल किसी न किसी के जरिए कोई PIL दायर करवा देती हैं और फिर उस फैसले को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और फिर वहां लंबा एक कानूनी युद्ध चलता है। इस देश की सर्वोच्च अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में 70,000 मामले लंबित हैं और इनमें कई मामले ऐसे हैं जिनमें केस दायर करने वालों की अब मृत्यु हो चुकी है। लेकिन मृत्यु आ गई, सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए इंसाफ की तारीख नहीं आई। इंसाफ की तारीख से पहले मौत आ गई। लेकिन दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सैकड़ों जनहित याचिकाएं दायर होती हैं जिनमें जनता का कोई हित नहीं होता, लेकिन उन्हें दायर करने वाले मुट्ठी भर लोग इतने प्रभावशाली हैं कि ये याचिकाएं सुनवाई के लिए मंजूर भी हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से अदालतों के समय और इस देश के संसाधनों का दुरुपयोग होता है। और इसी बात को लेकर अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने चिंता जताई है और साथ ही PIL का बिजनेस मॉडल चलाने वालों को एक चेतावनी भी दी है।
अब हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होशियारपुर वाली होशियारी दिखाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए जारी हुए ईडी के तीसरे सम्मन का भी पालन नहीं किया और यह कहते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया कि ईडी का सम्मन राजनीति से प्रेरित है और यह गैर कानूनी है। वो लगातार यही बात कहते आ रहे हैं जब भी सम्मन आता है उनके लिए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह पूछा है कि ईडी के अफसरों ने अब तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि वो किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले के मामले में पूछताछ करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ये जानना चाहते हैं कि उनसे पूछताछ एक गवाह के तौर पर होगी या ये पूछताछ एक आरोपी के रूप में उनसे की जाएगी। इसके अलावा हमें सूत्रों से पता चला है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी से यह कहा है कि ईडी पूछताछ में जो सवाल केजरीवाल से पूछना चाहती है, क्या वो सवाल उन्हें पहले ही बताए जा सकते हैं। यानी केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में एक ऐसी जांच चाहते हैं जो उनकी सुविधा के अनुसार हो और उन्हें क्वेश्चन पेपर पहले से बता दिया जाए। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या इस देश के आम लोगों को भी कानूनी मामलों में ऐसी ही आजादी मिलेगी? क्या इस देश का कोई व्यक्ति या कोई गरीब व्यक्ति या कोई भी और आम नागरिक ये कह सकता है कि वो पुलिस के समन के बाद पूछताछ के लिए थाने नहीं आएगा क्योंकि उसे विपश्यना के लिए किसी शिविर में जाना है? क्या आप कह सकते हैं अगर आपको पुलिस का सम्मन आ जाए, ईडी का सम्मन आ जाए, सीबीआई का सम्मन आ जाए, किसी और जांच एजेंसी का सम्मन आ जाए, क्या हमारे देश का कोई आम बिजनेसमैन, हमारे देश का कोई आम नागरिक, कोई भी व्यक्ति जिस पर कोई आरोप है, क्या कोई आम नागरिक ये कह सकता है कि मैं सम्मन का पालन नहीं करूंगा क्योंकि यह राजनीति से प्रेरित है और क्योंकि यह गैर कानूनी है? क्या वो ये कह सकता है कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, मुझे विपश्यना के लिए जाना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं नहीं आऊंगा? क्या कोई और व्यक्ति इस देश में ऐसा है जो एक नहीं सात सम्मन आने के बाद भी ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दे? या ये सुविधाएं सिर्फ नेताओं के लिए हैं? हमारे देश के आम लोगों को शायद ऐसी आजादी कभी नहीं मिलेगी। आप एक सम्मन का पालन अगर नहीं करेंगे, पुलिस आपके घर से आकर उठा के ले जाएगी आपको। ईडी वाले हों, सीबीआई वाले हों, इनकम टैक्स वाले हों, आपको एक सम्मन के बाद दूसरे सम्मन का आपको मोहलत नहीं मिलेगी। करके देख लीजिए, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे उद्योगपति होंगे, बिजनेसमैन होंगे और बहुत सारे नागरिक होंगे जिनकी इंक्वायरी हुई है, जो इस तरह से शिकार हुए हैं लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। इस देश में अभी बहुत सारे नेताओं को इसी सुविधा का पूरा लाभ मिल रहा है क्योंकि वो नेता हैं और इन नेताओं ने ईडी की जांच का एक मजाक बनाकर रख दिया है। ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए। ईडी ने हेमंत सोरेन से यह तक कह दिया कि वो हेमंत सोरेन की बताई हुई जगह, उनकी मनपसंद जगह, उनके मनपसंद समय पर उनसे पूछताछ के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन तैयार नहीं हुए, जबकि वो ऐसा करके ईडी पर कोई एहसान नहीं करेंगे। ईडी जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहता है लेकिन हेमंत सोरेन ना तो पूछताछ के लिए पेश होते हैं, ना ही उन्हें घोटाले के आरोपों से और उसकी जांच से कोई फर्क पड़ता है। और यहां बात सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार, उनके पिता लालू यादव एक बार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 2 बार ईडी के सम्मन का उल्लंघन कर चुके हैं और इन विपक्षी नेताओं ने तय कर लिया है कि वो ईडी की जांच में सहयोग करेंगे ही नहीं, जबकि ये जांच इन्हीं नेताओं के खिलाफ है क्योंकि इन पर घोटाले के, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। केजरीवाल को ईडी ने तीसरा नोटिस भेजा और उन्होंने एक बार फिर से पेश होने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री आज विपश्यना के लिए कहां चले गए? वो चले गए हैं आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश चले जाते हैं और अरविंद केजरीवाल इसकी जगह पंजाब के होशियारपुर जाते हैं। यानी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं मान, वो उन्हें जब विपश्यना करनी है तो वो आंध्र प्रदेश में जाते हैं वहां के किसी आश्रम में, और अरविंद केजरीवाल को जब विपश्यना करनी थी तो वो होशियारपुर गए। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर होशियारपुर का विपश्यना केंद्र इतना ही अच्छा था तो पंजाब के मुख्यमंत्री होशियारपुर में विपश्यना करने के लिए क्यों नहीं गए जहां पर अरविंद केजरीवाल पिछले हफ्ते गए थे? या फिर इसके पीछे कुछ और सोच थी? हो सकता है अरविंद केजरीवाल होशियारपुर में विपश्यना के लिए इसलिए गए क्योंकि वो इस बात से डरे हुए थे कि शायद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, और इसलिए क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है
वहां पर पंजाब पुलिस उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहेगी और ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। शायद इसलिए उन्होंने विपश्यना के लिए पंजाब को चुना, या ये समझ लीजिए कि विपश्यना तो एक बहाना था। वो पंजाब के विपश्यना केंद्र में जाकर उन्होंने 10 दिन बिता लिए क्योंकि उन्हें ईडी के सामने पेश नहीं होना था। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री उस होशियारपुर के विपश्यना केंद्र को छोड़कर आंध्र प्रदेश में जाते हैं विपश्यना के लिए। आपने जितनी रेड करनी है कर लो, आपने जितने समन भेजने हैं भेज दो, आपने जितने लोगों को गिरफ्तार करना है कर लो। आखिरकार सच्चाई आज नहीं तो कल पूरे देश के सामने आएगी। आम आदमी पार्टी को आपकी धमकियों से डर नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाने से डर नहीं लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे ईडी और सीबीआई की कितनी धमकी आ जाए। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। तो ये थी केजरीवाल की होशियारपुर वाली होशियारी। और अब देश में किसी के पास भी ईडी का सम्मान अगर आएगा, पुलिस का आएगा, आईटी का आएगा, सीबीआई का आएगा, किसी और जांच एजेंसी का आएगा, तो वो भी केजरीवाल का नाम लेकर, हेमंत सोरेन का नाम लेकर, लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर, लालू जी के बेटे का तेजस्वी का नाम लेकर आराम से ये कह सकता है, अदालत में भी जा सकता है कि वो भी इसी देश का नागरिक है। अगर हेमंत सोरेन 7 बार ईडी के समन के बाद पेश होने से इनकार कर सकते हैं, तो फिर इस देश के दूसरे नागरिक भी कर सकते हैं। ये आज हम आपको एक टिप दे रहे हैं। अगली बार अगर आपके पास सम्मान आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल नेताओं की तरह आप अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पढ़ लीजिए। आपको बस केजरीवाल की जगह अपना नाम लिखना है और बता देना है कि ये सम्मान जो है मेरे नजर में गैर कानूनी है, ये राजनीति से प्रेरित है, ये मेरे काम में दखल डालने के लिए किया गया है। केजरीवाल ने तो ये लिखा है कि ईडी नहीं चाहता कि मैं चुनाव प्रचार करूं। आप भी ये कह सकते हैं कि शायद ईडी या जांच एजेंसी नहीं चाहते कि आप अपने काम पर जाएं। तो इससे ये आपके जो वकील हैं, आप उन्हें बड़ी मदद मिलेगी अगर आपके पास भी इस तरह के ईडी के सम्मान आए हुए हैं या किसी और एजेंसी के सम्मान है। हमेशा याद रखें, रुकावटें जिंदा इंसान के रास्ते में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं।